आज हम पढ़ेंगे आइए आज हम पढ़ते हैं विदेशी साहित्यिक स्रोतों के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा जैन धार्मिक साहित्य, बौद्ध धार्मिक साहित्य। आज हम पढ़ते हैं विदेशी धार्मिक साहित्यों में। हम बारी बारी से सभी देशों का अध्ययन करेंगे जो जो हमारे देश में आए, यानी कि प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक जो आए, यानी कि उन स्रोतों से हमको जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए, पहला हमारा विदेशी साहित्यिक स्रोतों में आता है यूनानी। सबसे पहले कौन आते हैं? यूनानी। और यूनानी कहाँ के रहने, यूनान कहाँ पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो यूरोप महाद्वीप में आज जहाँ पर यूनान हुआ करता था वहाँ पर अब छोटे छोटे देश हैं। कितने हैं? छोटे छोटे देश हैं। तो यूनानी में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। उनका एक दूसरा नाम भी मिलता है टेसियस। उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जाती है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी लिखी जाती है। छठवीं ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं ईसा पूर्व तक जो है लिखी जाती है। इसमें भारत और फारस के बीच का 7 व्यापारिक संबंधों के बारे में लिखा हुआ है। इतिहास के ये पिता भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पिता भी कहे जाते हैं। तो सिकंदर के समकालीन जो आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिकंदर के आक्रमण के समय कौन कौन से विद्वान उसके साथ में आए और डायमेकस जैसे है, मरणोत्तर काल में कौन कौन से लोग आए, उनकी पुस्तकें, चीनी यात्री कौन कौन से आए, चीनी यात्रियों के बारे में, फिर अरबी फारसी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है यूनानी। यूनान यूरोप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप, 7 महाद्वीपों में हमारा यूरोप महाद्वीप है, उसी में पड़ता है यूनान। यूनान से सबसे पहला व्यक्ति जो था हेरोडोटस। हेरोडोटस को टेसियस भी कहते हैं। टेसियस भी कहते हैं। इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। पिता, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। 6वीं ईसा पूर्व से लेकर 5 ईसा पूर्व तक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईसा पूर्व में ही ये हेरोडोटस ने क्या किया? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने भारत और फारस के साथ व्यापारिक संबंधों को बताया है। इसके बारे में भारत और फारस देश जो कहे जाते हैं, जहाँ पर ईरान और इराक पड़ता है। इराक ईरान को, आज फारस क्षेत्र को इराक और ईरान कहा जाता है। तो भारत का फारस के साथ व्यापारिक संबंध इन्होंने इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में लिखा है। सिकंदर के समकालीन कितने लेखक आए, यानी सिकंदर के जो समकालीन थे, जब सिकंदर यूनान से चलता है, सिकंदर यूनान से चलता है, तब इसके लेखक, उस समय के जो इसके समकालीन लेखक थे, उनमें से निर्याकस, कौन सा? निर्याकस के बाद आता एनेसिक्रिटस और अरिस्टिबुलस और डायनोसियस। अरिस्टिबुलस और डायनोसियस ये इतने लेखक इसके समकालीन थे, यानी कि जब इसका शासनकाल चल रहा था। वैसे सिकंदर के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, पूरा विस्तार से सिकंदर के बारे में पढ़ाएंगे। अभी तो हम बस इसको छोड़ रहे हैं कि इसके समकालीन कौन कौन जो है लेखक थे। अब आता सिकंदर जब आक्रमण करता है तब तो धनानंद का शासनकाल चल रहा था, यानी नंद वंश भारत में शासन कर रहा होता है। लेकिन सिकंदर के आक्रमण के समय मौर्य काल के कुछ विद्वान भी थे। कौन से थे? मौर्य काल के विद्वान। सिकंदर के समय में मौर्य काल के कुछ विद्वान थे, जैसे कि मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस, यानी कि मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस, तो डायनोसियस जो था, ये इनके मतलब जो है मिलते हैं। अब हम मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। और डायमेकस जो था, मेगास्थनीज जो था, यानी कि जो मेगास्थनीज था, इसके बारे में हम
बताते हैं मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा मिटाकर। मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका। ये किसका राजदूत था? ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जब चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का विनाश कर देता है, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना करता है, और उसी के समय सेलुकस निकेटर का राजदूत बनाकर जो है सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको भेजता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो कितने दिन तक रहता है बताइए? वो कितने दिन तक रहता है? वो लगभग 14 दिन तक वहाँ उनके दरबार में रहता है। कितने दिन तक? 14 दिन तक रहता है। तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर जो है मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 दिन रहता है। 14 दिन रहता है और मौर्य वंश का पूरा जो है अध्ययन करता है, यानी कि उनके शासन व्यवस्था कैसी है, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश का खात्मा कैसे किया, उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है। डायमेकस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है डायमेकस। डायमेकस क्या था? डायमेकस जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश, सीरिया मतलब जो सीरिया इस समय सीरिया पड़ता है, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? अंतियोकस का राजदूत था। और ये भी जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। अब हम बढ़ते हैं डायनोसियस के बारे में, तो इसको मिटा देते हैं बारी बारी से। जो हमने इनके यूनानी जो हैं उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। अब आता है डायनोसियस के बारे में। तो ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस, मिस्र देश जो पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। मिस्र देश कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस इनका नाम था पूरा, फिलाडेल्फस। ये फिलाडेल्फस का राजदूत था के रूप में। इनका मतलब इनके राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में आता है। कौन? ये डायनोसियस टालमी फिलाडेल्फस मिस्र के नरेश थे, यानी कि राजा थे। उनका राजदूत बनकर कौन आता है? डायनोसियस भेजा जाता है, यानी कि ये राजदूत था। क्या था? राजदूत था। आज भी राजदूत बनाए जाते हैं हमारे अन्य देशों में, आज भी राजदूत बनाए जाते हैं। अब मौर्योत्तर काल के कुछ लेखक हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। तो हम एक तरफ लिख देते हैं लेखक मौर्योत्तर काल के। मौर्योत्तर काल के कुल लेखक हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, जैसे प्लिनी ने लिखी नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने लिखी नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी पुस्तक लिखी? नेचुरल हिस्ट्री। स्ट्राबो ने भूगोल लिखी। स्ट्राबो ने भूगोल की किताब लिखी, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि पहले के समय में लोग जो भूगोल का भी अध्ययन करते थे। फिर टालमी ने जियोग्राफी का पुस्तक लिखी। टालमी ने जियोग्राफी ठीक है पुस्तक लिखी। एक अज्ञात यूनानी नाविक था, एक अज्ञात यूनानी नाविक था। उसने एक जो है पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ
पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेंसी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये पुस्तक लिखी थी उसने। और भारत एवं रोमन, यानी कि भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच, यानी कि इस पुस्तक में भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच जो है होने वाले व्यापार के बीच होने वाले व्यापार, किसका? व्यापार और वस्तुओं की जानकारी दी, और वस्तुओं की जानकारी दी है इस पुस्तक में। यानी कि ये अज्ञात नाविक, उसका नाम नहीं मिला इतिहास में, लेकिन ये अज्ञात नाविक था जिसने जो है पुस्तक लिखी थी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। कौन सी पुस्तक? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। अब आते हैं हमारे, ये तो हमारे यूनानी हो गए, यानी कि यूनानी जो राजदूत आए थे या बात करते हैं अब चीनी यात्रियों के बारे में। यानी कि जो चीनी यात्री भारत में आए, यानी कि विदेशी साहित्यिक स्रोतों में उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है, या कब कब वो लोग आए, और चीनी किस लिए भारत आए। चीनी इसलिए भारत आए क्योंकि वो भारत को जाना भी चाहते थे और वहाँ के ग्रंथों को चुराने के लिए आए थे, खास करके यही बात थी। बाकी अब हम जानते हैं चीनी यात्री, बारी बारी से सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री भारत क्यों आते हैं, ये प्रश्न बनता है कि अब हम अगर चीनी जो है भारत क्यों आए, आखिर क्यों आए भारत। चीनी यात्री अपने बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आए। किनका अध्ययन करने? आप लिखते जाइए। चीनी यात्री अपने बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और अपने साथ इन्हें चीन ले जाने के लिए भारत आए थे। यानी कि बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और अपने साथ इन्हें चीन वापस ले जाने के लिए आते थे। प्रथम जो चीनी यात्री भारत आया था वो फाहियान था। यानी कि प्रथम जो चीनी यात्री था वो कौन था? फाहियान। इसका नाम आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आता है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसका नाम जो है विक्रमादित्य भी मिलता है, विक्रमादित्य द्वितीय भी मिलता है। यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय क्या मिलता है? विक्रमादित्य द्वितीय भी मिलता है। भारत आया, ये लगभग जो है विक्रमादित्य के समय में ही भारत आया था और 14 वर्ष रुका था। कितने वर्ष तक रुका था? 14 वर्ष तक इनके यहाँ रुका था। लगभग जो है 399 से लेकर 414 ईस्वी तक। कब आया था? अब ईस्वी चलेगा। 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रुका था। कब तक? यानी कि वो यहाँ पर रुका था। इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, इसका नाम था फो को की। यानी कि एक पुस्तक इसने लिखी थी, इसका नाम था फो को की। चाइना वालों का अजीब नाम होता था, फो को की। ये मध्य देश की जानकारी देता है। किस देश की जानकारी देता है? ये जो है पुस्तक मध्य देश की जानकारी देता है। यानी कि मिडिल ईस्ट वाले जितने देश हैं, जैसे ईरान, इराक, सीरिया और सऊदी अरब, ये मिडिल ईस्ट वाले जितने देशों के बारे में हैं, मध्य देशों के बारे में जानकारी देता है। अब आता है दूसरा चीनी यात्री जिसका नाम था सुंग यून। यह आता है 515 ईस्वी पूर्व से लेकर 520 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 5 वर्ष तक ये रहता है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा चीनी यात्री जो था उसका नाम था शुंग यून। ये 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक भारत में रुकता है, लेकिन इसके बारे में और विशेष कोई जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब एक आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है ह्वेनसांग। क्या नाम है? ह्वेनसांग। इसका एक और नाम है युआन च्वांग। क्या नाम है? युआन च्वांग। ये अजीब नाम लग रहे होंगे ना, क्योंकि चीन में ऐसे ही नाम मिलते हैं। तीसरा जो नाविक था उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा जो चीनी यात्री था उसका नाम है ह्वेनसांग।
ह्वेन सांग, इसका एक और नाम मिलता है युआन च्वांग, युआन च्वांग। ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तीर्थयात्रियों का, इसको तीर्थयात्रियों का, ये प्रश्न बनता है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं इसको। तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है इसको। प्रिंस ऑफ, इसको हम और भी कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इसको हिंदी में कहते हैं प्रिंस, मतलब इंग्लिश में प्रिंस ऑफ, लिख लीजिए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कहा भी जाता है, यानी कि इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ह्वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के समय भारत आया और लगभग भारत में वो 16 वर्ष तक रुकता है। कब तक? 16 वर्ष तक रहा, जिसमें से उसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, है ना, और एक पुस्तक की भी रचना की जिसका नाम था सीयू की, यानी कि वो लगभग भारत में, यानी कि हर्षवर्धन के समय भारत आया। कौन? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया भारत और लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहा। लगभग 16 वर्ष भारत में रहा तथा 6 वर्ष उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। 6 वर्ष तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ? ये जो है बिहार में पड़ता है। जो अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त, यानी कि गुप्त काल में एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था कुमारगुप्त। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस विश्वविद्यालय की? नालंदा विश्वविद्यालय की। किसने इसकी स्थापना की? आगे हम इसका अध्ययन करेंगे भी, लेकिन आप लिखते जाइए, कुमारगुप्त नाम था इनका। क्या नाम था? कुमारगुप्त। ठीक है, गुप्त काल के एक व्यक्ति थे, यानी कि राजा थे कुमारगुप्त। उन्होंने इसका कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। अब ये आगे करता है, यानी कि एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम था सुयुकी। नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। ह्वेनसांग ने लगभग 138 देशों की यात्रा की। इसने, किसने? लगभग जो है ह्वेनसांग ने, इसने 138 देशों की यात्रा की। 138 देशों की इसने यात्रा की। तो देखो कितने देशों की ये यात्रा करता है, लेकिन भारत का कोई है जो यात्रा करने वाला। ह्वेनसांग का मित्र जो था एक, उसका नाम था हुइली। ह्वेनसांग का एक मित्र था, इसका नाम था हुइली या हुइली, दो नाम भी मिलते हैं, या हम हुइली लिख सकते हैं या हुइली लिख सकते हैं। इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। इसने एक काम किया था, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। इसने जो है ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। जीवनी पर एक पुस्तक लिखी, जीवनी लिखी। ठीक है, अब आता है हमारा, यानी कि ह्वेनसांग के बारे में जितना जानना था आपने जान लिया। अब एक और चौथा चीनी यात्री आता है जिसका नाम है इत्सिंग। इसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और ह्वेनसांग के बारे में जितना हमने बता दिया है उतना आपने कभी किसी किताब आइए अरबी और फारसी के कुछ विदेशी साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। सुलेमान, जैसे हमने लिखा है सुलेमान, ये एक अरबी यानी कि अरब देश का निवासी था। कहाँ का निवासी था? अरब देश का निवासी था। ये अरब देश का निवासी था और इसने त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा था, यानी कि इसने अपने आँखों से ही त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसको देखा था। जैसे प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, इन लोगों ने मिलकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है दक्षिण भारत में जो किया था उसको इसने देखा था। जैसे पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश।
पाल वंश, यानी कि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष को अपनी आंखों से देखा। ठीक है, इसके समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष दक्षिण भारत में घटा था। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश तथा प्लस पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अब इसके बाद एक आते हैं अल मसूदी। अरबी फारसी में अल मसूदी आते हैं। कौन? अल मसूदी। अल मसूदी ये बागदाद के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बागदाद, इराक की राजधानी है बागदाद। प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों का उल्लेख किया, यानी कि प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों का उल्लेख किया। 10वीं सदी में भारत आया। ये कब भारत आया था? 10वीं सदी में भारत आया था। और पाल वंश और प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच जो है उनके वंशों का उल्लेख किया है। अल बरूनी आता है, ये किसके साथ आता है? फिर एक आते हैं अल बरूनी। अल बरूनी जो है कि अल बरूनी के बचपन का नाम, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अल बरूनी के बचपन का नाम जो था अबू रिहान, जन्म उज्बेकिस्तान के खीवा में हुआ था। यानी कि अबू रिहान का नाम था, अबू रिहान बचपन का। और ये रहने वाले कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के खीवा के रहने वाले थे। उज्बेकिस्तान में एक स्थान पड़ता है खीवा, वहाँ के जो रहने वाले थे। इनको जो है यह 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। कब आया था? यानी कि 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि कुछ पुस्तकें हैं इसकी। किताब उल हिंद, किताब तहकीकात यानी तारीख ए हिंद, तहकीकात ए हिंद। और एक पुस्तक थी जिसका नाम पुराणों का, इसने प्रथम बार अध्ययन किया। पुराणों का प्रथम बार अध्ययन, यानी कि अगर मुस्लिम आक्रमण में देखा जाए तो अल बरूनी पहला व्यक्ति था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था और फारसी में इसको कन्वर्ट कर दिया था। किसमें? फारसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया था। मोहम्मद गजनवी ने 973 ईस्वी में खीवा को जीता। यानी कि मोहम्मद गजनवी जब ये वहाँ पर रहता था अल बरूनी, तो 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी के आसपास इसने जो है खीवा को जीत लिया। किसने? मोहम्मद गजनवी ने खीवा को जीता 973 में। किसको जीता? खीवा को जीता। मोहम्मद गजनवी ने खीवा को 973 में जीत लिया और अल बरूनी को बंदी बना लिया। किसको? अल बरूनी को बंदी बना लेता है। और अल बरूनी को बंदी बना लेता है और भारत में अल बरूनी इसके साथ, यानी कि भारत में अल बरूनी इसके साथ आया और 1017 से ईस्वी से लेकर, यानी कि अल बरूनी कब तक भारत में रहा? 1017 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत में अल बरूनी रहा, यानी कि भारत में रहा। ठीक है, अब ये हमारे विदेशी साहित्यिक स्रोत हो चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।